हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के बारे में, यानी कि संधारित्र के बारे में। आज हमारी कैपेसिटर की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले जो है हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमने कल की थी। उस क्लास में जो है हमने थ्योरी बेस्ड जितने भी सवाल थे वो कर लिए थे। आज की क्लास में कुछ थ्योरी बेस्ड सवाल करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर से जो है अक्सर जो है न्यूमेरिकल सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसके जो है न्यूमेरिकल करने भी बहुत जरूरी होते हैं। आज की क्लास ये एमसीक्यू की क्लास रहने वाली है, क्योंकि थ्योरी क्लास हमने हर एक चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। इसलिए अब हम कर रहे हैं हर एक चैप्टर की एमसीक्यू क्लास। एमसीक्यू के जो है प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि किस सवाल से जो है किस चैप्टर से किस तरीके से सवाल बनाकर पूछ सकती है एचएसएससी। इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी क्लास रहती है। अगर आपने किसी भी चैप्टर की या फिर कोई आपने चैप्टर की क्लास छोड़ दी है थ्योरी की, तो पहले आप ना वो थ्योरी क्लास अपनी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद जो है आपको प्रैक्टिस करने का लाभ मिलेगा, अगर आप पहले थ्योरी क्लास कंप्लीट करते हो तो चलिए अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, एक पेपर कैपेसिटर सामान्य तौर पर किस रूप में उपलब्ध होता है। जो पेपर कैपेसिटर है उसके अंदर जो हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं वो किस रूप में लगाया जाता है। एक कैपेसिटर के अंदर वो लगाया जाता है रोल्ड फॉइल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इसका। रोल्ड फॉइल के रूप में जो है पेपर लगाया जाता है एक पेपर कैपेसिटर के अंदर। जो घरों में पंखे होते हैं उनके अंदर जो कंडेंसर लगा होता है वो रोल्ड फॉइल के रूप में उसके अंदर पेपर रहता है। चाहे आप उसे तोड़कर भी देख लेना, उसके अंदर आपको जो पेपर फॉइल के रूप में नजर आएगा। अगला सवाल है, कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। यानी कि कोई कुचालक जो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हमने यूज किया है, खराब होने से पहले कौन सा जो है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कम वोल्टेज को झेल पाएगा। तो जो कागज होता है वो कम वोल्टेज को झेलेगा खराब होने से पहले। जब वो खराब होगा तो वो कम वोल्टेज को सहन करता है, जिसके कारण उसका डाइलेक्ट्रिक पदार्थ खराब हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर होता है। ध्रुवीकृत कैपेसिटर यानी कि पोलर वाला कैपेसिटर, जिसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन दर्शाए जाते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर इस तरीके का होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के साइन नहीं दिखाए जाते कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन एक कैपेसिटर इस तरीके का होता है जिसके अंदर जो है टर्मिनल दर्शाए जाते हैं, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। उसके अंदर जो है पोलर यानी कि ध्रुवों को बताया जाता है, वो होता है ध्रुवीकृत कैपेसिटर। और वो कौन सा होता है, वो होता है टैटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही बन जाएगा। ना पेपर कैपेसिटर पोलर वाला होता है, ना प्लास्टिक, ना सिरेमिक, ना माइका। इनके अंदर किसी भी प्रकार के जो है ध्रुवों को दर्शाया नहीं जाता, लेकिन टैटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर ध्रुवों को दर्शाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। अगला सवाल है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर डैश होता है। वेरिएबल यानी कि परिवर्तित मान वाला। परिवर्तित मान वाला कल आपको बताया था गैंग संधारित्र होता है। गैंग संधारित्र होता है जो परिवर्तित मान वाला होता है। परिवर्तित मान वाला जिनके मान को बदला जा सकता है, किसके द्वारा, हाथ से बदला जा सकता है या फिर यांत्रिक रूप से उनको बदला जा सकता है उनके मान को। इनको कहते हैं वायु संधारित्र। वायु संधारित्र इन्हें कहते हैं। तो वायु संधारित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है वो वायु होती है, वो हवा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा। जो वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं परिवर्तित मान वाले, उनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है, हवा होती है उनके अंदर, जो कि उन दोनों प्लेटों के बीच में इंसुलेशन का कार्य करती है। अगला सवाल है, अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर की जरूरत होती है तो उपयुक्त कैपेसिटर कौन सा होगा। देखो भाई, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज करना है, और आप समझिए 200 माइक्रोफैराड जो है बहुत बड़ा मान होता है, और 500 वोल्ट भी ज़्यादा है। आमतौर पर जो पेपर कैपेसिटर है ना, उसका इस्तेमाल तो हम 230 वोल्ट या 240 वोल्ट तक करते हैं, क्योंकि घरों में जो पंखे होते हैं वो 230 या 240 वोल्ट की रेटिंग पर कार्य करते हैं। तो पेपर कैपेसिटर तो हो नहीं सकता, और इसका ना मान भी बहुत ज़्यादा है। घरों में जो पंखे लगेंगे उसका मान कितना होगा, 2.5 माइक्रोफैराड होगा, या 3 होगा, या 3.5 माइक्रोफैराड होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं ना भाई, उनका मान बहुत ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होती हैं। सेल एंड बैटरी के अंदर हमने समझा था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। इनका मान बहुत ज़्यादा होता है, और ये हाई वोल्टेज भी कार्य कर लेते हैं 500 वोल्ट पर भी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उपयुक्त होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर 200 माइक्रोफैराड तक की, जहाँ पर जरूरत होती है
उच्च मान के, वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर कौन से प्रकार है। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी पर हमें कार्य करना है तो सिरेमिक कैपेसिटर उपयुक्त होता है। सिरेमिक कैपेसिटर जो है सबसे बढ़िया कैपेसिटर है हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर है। परिवर्तनीय अभी आपको बताया था, गैंग संधारित्र उसे कहते हैं, गैंग संधारित्र, या जिसके अंदर वायु के रूप में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ मौजूद होता है, या फिर ट्रिमर होता है, ट्रिमर, और पैडर भी होता है। ये होते हैं समायोजित मान वाले, जिनके मान को बदला जा सकता है, ट्रिमर और पैडर। तो ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया हुआ है, ट्रिमर दिया हुआ है, ना तो गैंग ऑप्शन में दिया हुआ है, ना पैडर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिमर कंडेंसर। पेपर भी नियत मान वाला होता है, माइका भी, सिरेमिक भी, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी। ये कैसे होते हैं, ये नियत मान वाले कैपेसिटर होते हैं, यानी जिनका मान बदला नहीं जा सकता। लेकिन ट्रिमर, पैडर और गैंग संधारित्र, इनके मान को बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। सबसे कम जीवन काल किसका होता है। देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिरामिक होते हैं, माइका होते हैं, टेंटलम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, लेकिन क्या है, ये बहुत कम होता है। सिरेमिक, इनका जीवन काल लंबा होता है, इनकी लाइफ क्या है, लंबी होती है। सिरेमिक की भी होती है, माइका की भी और टेंटलम की। अब ऑप्शन में बचते हैं दो, पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। जो पेपर कैपेसिटर, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पंखों के अंदर रनिंग के लिए किया जाता है, या फिर सिंगल फेज को टू फेज बनाने के लिए हम पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं पंखों में। उनकी भी जो है लाइफ अच्छी खासी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है ना, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। ये जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण इनकी लाइफ जो है कम होती है। तो अगर सवाल में पूछ ले आपसे एग्जाम में कि सबसे कम जीवन काल कौन से कैपेसिटर का होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का जीवन काल सबसे कम होता है। अगला सवाल है, एक संधारित्र को किस रूप से जोड़ा जाए कि वह एसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक मान बढ़ाएगा। यानी कि हमें क्या है, संधारित्र का उपयोग करना है किसके लिए, शक्ति गुणांक, यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें पावर फैक्टर का मान को बढ़ाना है तो इसको, संधारित्र को हमेशा समांतर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर के साथ सीरीज में कब लगाते हैं, जब हमें फेज स्प्लिट करने की आवश्यकता होती है। फेज स्प्लिट करने की आवश्यकता, यानी कि सिंगल फेज से दो फेज जब हमें बनाना है, तब हम क्या है, संधारित्र को सीरीज में लगाते हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, जब भी हमें फेज स्प्लिट करना हुआ तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें पावर फैक्टर का मान बढ़ाना है तो हमें समांतर में उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल है, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता क्या होगी। फॉर्मूला कल आपको बताया था, Q बराबर C/V होता है। यहाँ पर धारिता के बारे में पूछा है, नहीं सॉरी, Q बराबर CV होता है, सॉरी, Q बराबर CV होता है। इन्होंने पूछा है धारिता का मान, C बराबर Q/V हो जाएगा। Q का मान कितना दिया हुआ है, 0.24 कूलम। वोल्टेज का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट। जब ये जीरो नीचे से हटेगी तो ऊपर एक और पॉइंट बन जाएगा, 0.024 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.024 फैराड। बिल्कुल सिंपल सवाल था। अगला सवाल है, एक संधारित्र तथा प्रतिरोध एक ज्या तरंग जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। आवृत्ति को इस प्रकार समंजित किया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है, यानी कि XC का मान किसके बराबर है, R के बराबर है। यानी सवाल में बोला है आवृत्ति को ना इस प्रकार लगाया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया यानी XC का मान प्रतिरोध के बराबर है। ये बात ठीक है। प्रत्येक अंक के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा। यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो इसके वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, इसके विभव पर क्या असर पड़ेगा, ये इस सवाल में पूछा गया है। देखो भाई, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना। सबसे पहले तो ये देखना है कि सवाल में पूछा क्या गया है। मानता हूं अच्छी लेवल का सवाल है, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है लो लेवल का, अच्छी लेवल का सवाल है। देखो, इन्हें सवाल में बोला है एक संधारित्र और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो जैसे ये सवाल बोलता है वैसा हम कर लेते हैं। एक संधारित्र लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। आवृत्ति को इस प्रकार लगाया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है, यानी XC का मान R के बराबर है। मान लेते हैं कि XC का मान 10 ओम है और रेजिस्टेंस का मान भी 10 ओम है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि दोनों बराबर है।
अब ये एक वोल्टेज स्रोत के साथ कनेक्ट किए गए हैं। मान लेते हैं इस वोल्टेज स्रोत, ये वोल्टेज स्रोत है 20 वोल्ट का। कितने का है? 20 वोल्ट का। अब दोनों का जो रजिस्टेंस है वो बराबर है, तो 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा और 10 का ही वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा। इसने सवाल में भी बोल दिया है प्रत्येक अंक के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा, यानी कि दोनों के अंदर जो है समान विभव दिखाई देगा। 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा और 10 ही वोल्टेज ड्रॉप ये रजिस्टेंस करेगा। इतना सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब इसने आगे क्या बोला, यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो इसके वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। देखो एक बात आपको पता है, एक्स सी का मान किसके बराबर होता है? 1/2 पाई एफ सी के बराबर होता है। इसने बोला आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो एक्स सी का मान कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा तो एक्स सी का मान कम होगा। तो यहां पर पहले कितना मान था? यहां पर पहले दिया हुआ था 10 ओम। अब इसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, मान लेते हैं अब होगी 9 ओम। अब एक्सी का मान कितना हो गया? 9 ओम। और रेजिस्टेंस तो उतने का उतना ही है, 10 ओम। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि पहले तो ये 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, क्या अब भी ये 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप करेगा? नहीं। अब इसका जो है एक्स सी का मान कम हो गया, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। आर की जगह अगर हम एक्स सी का मान रखें, अगर एक्स सी का मान कम हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो पहले ये 9, पहले इसका मान 10 की बजाय अब हमने 9 कर दिया। अब ये पहले ये 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, अब ये 9 का वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अगर ये 9 का वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो ये रजिस्टेंस कितने का वोल्टेज ड्रॉप करेगा? ये करेगा 11 का वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट को हमने वोल्टेज ड्रॉप तो करना ही है। केसीएल लो के केवीएल के लो के हिसाब से किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। अब 9 वोल्ट तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा और 11 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा। अब मुझे आप ये बताओ कौन से की वोल्टेज ज्यादा है? क्या आर वी आर का मान ज्यादा है या फिर वी एक्स सी का मान ज्यादा है, वी सी का मान ज्यादा है? आप कहोगे वी आर का मान ज्यादा है वी सी से, यानी कि वोल्टेज रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रही है कैपेसिटर से, तो वी आर ज्यादा है वी सी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा? वी सी ज्यादा वी आर से? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दोनों जीरो भी नहीं होंगे तो बी भी गलत। वी आर का मान ज्यादा है वी सी से, ये सही है। वी आर बराबर है वी सी सी के। ये कंडीशन कब होती? अगर वो फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाता, तब हम ऑप्शन नंबर डी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्स सी का मान कम हो गया, जिसके कारण उसने कम वोल्टेज ड्रॉप करी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छी लेवल का सवाल है। हरियाणा में इस सवाल के जो है सवाल पूछने के बहुत कम चांस है, क्योंकि हरियाणा में जो है ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये सवाल सोल्व हुआ है। लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए सवाल में क्या पूछा गया है। अगला सवाल है, एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा E को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? E बराबर 1/2 CV² के द्वारा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अंदर E बराबर 1/2 CV²। अगर ये इंडक्टर के अंदर पूछ लेना, इंडक्टर का होगा 1/2 LI²। लेकिन इसने पूछा संधारित्र के बारे में, तो कौन से में 1/2 CV/2 नहीं है, CV²/2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का ठीक बन जाएगा। E बराबर CV²/2। आगे है E बराबर QV/2, ये भी बन सकता है भाई इसका, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका बन सकता है। कैसे? देखो E बराबर 1/2, सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला होता है Q/V। तो इस सी की जगह हम रख सकते हैं Q/V। V² यहाँ पर पहले से ही है। अगर V² से एक V काटेंगे तो कितना बन जाएगा? ऊपर 1/2 QV बन जाएगा। तो ये QV/2 तो है ये। तो यहाँ पर कोई टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर शायद QV² होगा, QV² होगा, फिर ये नहीं बन सकता। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम जो है एनर्जी का फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं 1/2 इंटू QV। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना हम तब करते हैं जब C की जगह Q का मान दिया हो सवाल में। जब C की जगह Q का मान दिया हो तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एक समांतर एनोडी संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को 2 गुना और परावैद्युतांक को आधा करे तो डैश धारिता पर क्या असर पड़ेगा? देखो एक फॉर्मूले का आपको पता है, C बराबर εA/d। चलिए आपको एप्सिलॉन के बारे में समझाता हूँ। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 εr, इस तरीके से लिखते हैं। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन होता है क्या? ये होती है विद्युतशीलता।
क्या होती है? ये होती है विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन नोट होता है हवा या फिर निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या फिर निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। ये किसका मान होता है? ये होता है एप्सिलॉन नोट, यानी कि हवा या फिर निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता या फिर अपेक्षिक विद्युतशीलता। कल हमने पढ़ा था ना म्यू के बारे में। किसके बारे में? म्यू के। म्यू क्या होती है? म्यू पारगम्यता होती है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। कल इनके बारे में पढ़ा था। म्यू नोट को मैंने बताया था हवा या फिर निर्वात की पारगम्यता होती है, म्यू आर सापेक्षिक पारगम्यता होती है। उसी प्रकार से जो एप्सिलॉन आर है ना, ये सापेक्षिक विद्युतशीलता है। और कल मैंने क्या बताया था? म्यू नोट का मान, म्यू नोट का मान बताया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर और पारगम्यता का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। इनका आपको पता होना चाहिए, इनको अपने नोट्स में लिख लेना। म्यू का मान क्या होता है और इसका एप्सिलॉन का मान क्या होता है। तो चलिए अब सवाल में देखते हैं क्या पूछा इसने। एप्सिलॉन आपको समझ आ गया होगा। अब इसने कहा है प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया, यानी कि इसने 2a कर दिया, एरिया को 2 गुना कर दिया और परावैद्युतांक को आधा कर दिया, यानी कि E बटा ये एप्सिलॉन बटा 2 कर दिया, यानी कि एप्सिलॉन का मान कितना कर दिया? डाइलेक्ट्रिक का मान आधा कर दिया। तो 2 से 2 काटेंगे तो सेम वही मान रह जाएगा, धारिता में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ए एप्सिलॉन बटे डी बन जाएगा। तो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ना तो धारिता 2 गुना होगी, ना 4 गुना होगी, ना आधी होगी। धारिता जो है समान बनी रहेगी अगर क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया और परावैद्युतांक को आधा कर दिया तो। अगला सवाल है सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी कि परिवर्तक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है? तो एक मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सिंगल फेज मोटर होती है वो। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं 2 कैपेसिटरों का। एक कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर होता है पेपर कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग के लिए करते हैं और पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल हम रनिंग के लिए करते हैं। 2 कैपेसिटरों का इस्तेमाल उसके अंदर किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक का और एक पेपर कैपेसिटर का। इलेक्ट्रोलाइटिक का हम इस्तेमाल हम स्टार्टिंग के लिए करते हैं और पेपर का इस्तेमाल रनिंग के लिए करते हैं। सवाल में पूछा गया है स्टार्टिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टार्टिंग के लिए करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक का, यानी कि विद्युत अपघटन संधारित्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटनी संधारित्र। सिंपल सवाल था। अगला सवाल है यदि 2 संधारित्र हैं C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो समतुल्य धारिता क्या होगी? इसने बात करी है श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम में निकालते हैं CT इक्वल यानी कि टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस, ये ठीक है। C1 प्लस C2 कब कर सकते थे? अगर ये हमें कहता ना पैरेलल में, कैसे पैरेलल में संयोजित है और तो टोटल धारिता कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, क्योंकि पैरेलल में हम C1 प्लस C2 करके उसको टोटल धारिता को निकाल देते हैं। C1 इंटू C2 नहीं करते हैं, ना C1 अपॉन C2 करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2। और ये तो ना तब होते हैं जब 2 संधारित्र दिए हों अलग अलग मान के, 2 संधारित्र अलग अलग मान के दिए हो। अगर 2 से अधिक संधारित्र है तब कैसे करेंगे? 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 बटा प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से निकालते हैं श्रेणी क्रम में। अगर 2 से अधिक संधारित्र दिए हों तो अलग अलग मान के, और एक समान मान के दिए हों तो समान मान के तो में C/N कर देते हैं। अगला सवाल है यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम संग्रहित करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? सिंपल सवाल है, वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। C बराबर Q अपॉन V का। C का मान, Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम और वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो कितना बनेगा? 0.1 बन जाएगा। 0.1 कैपेसिटेंस बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.1 फैराड। 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 0.1
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र है, समांतर में जुड़े हुए हैं, इनकी कुल धारिता क्या होगी। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सवाल में समांतर में बोला है या फिर श्रेणी में बोला है। अगर समांतर में बोला है तो हमें पता है समांतर में तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगर ये बोलता है श्रेणी में, श्रेणी में कैसे करेंगे, 3 गुणा 6 बटा में 3 प्लस 6, 6 थी 18 बटा में 6 और 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि बन जाएगा 2 माइक्रोफैराड, अगर ये श्रेणी में पूछेगा तो। अगला सवाल है, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। फैराड पूछ लिया इसने। सी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन वी। कूलम का मान कितना दिया हुआ है, 0.3 कूलम। वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3/200 को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, जीरो नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक और जीरो लग जाएगी। अब क्या है, 200 से काटेंगे, एक बढ़ जाएगा, एक, फिर बचेगा 100, 1000, 200 पंजे 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.015 फैराड निकल कर आ जाएगा। कौन से में 1.5, 1. ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.015 फैराड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए भाई, जब भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जब भी सवाल देगा ना, कैलकुलेशन पे ही वो होगा, मतलब कैलकुलेशन भी बिल्कुल नॉर्मल होगी। आपको बस फॉर्मूले के अंदर रखना आना चाहिए मान, बस आप फिर आसानी से कर सकते हो। नॉर्मल सी कैलकुलेशन हर एक बच्चे को आनी चाहिए। अगला सवाल है, 2 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी। अभी आपको बताया था C/N से निकालते हैं। C का मान कितना है, 2, कितने कैपेसिटर हैं, 4, 2 को काटेंगे 4 से 0.5 बन जाएगा, 0.5 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 0.5 माइक्रोफैराड। अगला सवाल है, 2 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 2 प्लेट्स परावैद्युत के रूप में एप्सिलॉन का मान दिया हुआ है 8.85 पिको फैराड प्रति मीटर। अभी आपको बताया था ना एप्सिलॉन नोट का मान मैंने, 8.854 गुणा 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर। वही मान इसने दिया हुआ है, पिको को लिखा हुआ है इसने 10 की पावर -12 के साथ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी का मान दे दिया 1 सेंटीमीटर, तो धारिता का मान पूछ लिया। इसी फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। C बराबर एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन का मान कितना दिया हुआ है, 8.85 पिको फैराड प्रति मीटर। देखो C बराबर 8.85 पिको। एरिया का मान कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2 वर्ग मीटर। 2 वर्ग मीटर बटा में दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखो अब सेंटीमीटर और मीटर एक बराबर की यूनिट करनी पड़ेगी इनकी सवाल को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन का मान है वो भी मीटर में है, एरिया का मान भी मीटर में है। क्यों ना मैं इससे 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लूँ। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। बस इसको सवाल को सोल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो है जवाब निकल कर आ जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो चली जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर क्या बच गया, 885 पिको गुणा 2। 885 को 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा 1770 पिको फैराड। पिको पे ऑप्शन नंबर ई हमें नजर आ रहा है, 1770 पिको फैराड। इसमें क्या है, डी में 1770 पिको माइक्रोफैराड है, ये नहीं बनेगा। पिको का माइनस मतलब हो जाएगा 10 की पावर -12 गुणा माइक्रो का हो जाएगा 10 की पावर -6। तो यहाँ पर 10 की पावर -18 नहीं है, केवल 10 की पावर -12 है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट बनेगा इसका, 1770 पिको फैराड। अगला सवाल है, 2 कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड है, समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, और इस संयोजन में एक कैपेसिटर है जो 1 माइक्रोफैराड का है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो तुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा। सबसे पहले इसने हमें कहा 2 कैपेसिटर हैं और दोनों जो है समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसने क्या कहा उससे आगे, इस संयोजन में एक कैपेसिटर है जो 1 माइक्रोफैराड का है और श्रेणी में जुड़ा हुआ है। इन दोनों के श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इनका मान है 2, इसका मान भी है 2 और इसका मान है 1। अब समांतर में कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 और 1। अब ये सीरीज में बन जाएंगे दोनों कैपेसिटर। तो सीरीज में कैसे जुड़ेंगे,
4 गुणा 1/4 प्लस 1, वही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2। 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4/5 कितना होगा 0.5/40, यानी कि 0.8 माइक्रोफेराड, सॉरी 0.8, हाँ माइक्रोफेराड, ये माइक्रो लगा लेना, माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, 0.8 माइक्रोफेराड। अगला सवाल है, यदि 2 फैराड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनलों में वोल्टेज की गणना करें। बिल्कुल आसान सवाल है। V बराबर Q/C बन जाएगा। Q का मान दिया हुआ है 1, C का मान दिया हुआ है 2, 1/2 का मान आप सभी को पता है 0.5 होता है, और वोल्टेज इन्होंने पूछा है तो वोल्ट बन जाएगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है, और एग्जाम में जो है इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो कोई कोई चांस होता है जो थोड़े हार्ड होते हैं। अगला सवाल है, पैरेलल में जुड़े 3 कैपेसिटरों के लिए कुल धारिता का पता लगाएं। कैसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो ये देखो, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में हमारा काम क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ने का, जहां उनकी अलग अलग धारिताएं हैं 12, 13, 25। 12 और 13 कितने होंगे 25 हो, 12 और 13 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, नहीं सॉरी 5, 1, 1, 2, 25 हो जाएंगे। 25 और 25 कितने हो गए 50 हो गए। 50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है 50 माइक्रोफेराड। 13 और 12 25, 25 और 25 50 माइक्रोफेराड। आगे है, श्रेणी में संयोजित 2 समान संधारित्रों और समांतर संयोजित 2 समान संधारित्रों की प्रभावी धारिता का अनुपात पता लगाएं। देखो, इसने सवाल में मैं कहा पहले वो जो है 2 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हुए हैं, दोनों का मान समान है, फिर उन्हें उन्हीं दोनों को समांतर में कनेक्ट कर दिया तो उनका प्रभावी धारिता कितनी निकलेगी। देखो, सबसे पहले तो इसने कहा 2 संधारित्र और दोनों जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर इसने उन दोनों को किस तरीके से कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। पहले का मान है, इसका मान लेते हैं 4 है, इसका मान भी 4 है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो पैरेलल के अंदर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सॉरी, पहले इसने किस में कनेक्ट किया है, पहले तो इसने श्रेणी में कनेक्ट किया है, पहले श्रेणी में है फिर पैरेलल में। अगर श्रेणी में हम कनेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 4 और 4 को 4/2 बन जाएगा 2, कितना मान निकल कर आएगा 2, 2 की धारिता निकल कर आ जाएगी इसकी 2 फैराड की। अब ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं 4 और 4, इनको तो डायरेक्ट जोड़ देंगे यानी कि 8, 1 अनुपात कितना मान निकल कर आ जाएगा 4, 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मत कर देना भाई 4:1, क्योंकि इसने पहले जो है श्रेणी में कनेक्ट किया है, इसको पहले श्रेणी में जोड़ा है फिर इसने समांतर में जोड़ा है, तो 1:4 बनेगा, ना कि 4:1। आगे श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है कि उनकी व्यक्तिगत धारिताएं 20, 100 और 50 फैराड है। सबसे पहले क्या देखना है, श्रेणी में मैंने एक फॉर्मूला बताया है, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CT करेंगे, C1 का मान कितना दिया हुआ है 20 प्लस C2 का मान दिया हुआ है 100, C3 का मान दिया हुआ है 50। अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा 100, 20 और 50 का एलसीएम बनेगा 100, 20 पंजे 100, 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 5 और 1 6 और 2 8, 8 बटे कितना आ गया 100, 8/100 तो किसका मान आया है 1/CT का, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस का मान आया है 8/100, लेकिन हमें चाहिए CT का मान, तो इसका मान कितना बनेगा, देखिए इसको पलटा देंगे तो आ जाएगा CT इज इक्वल टू 100/8, 12.5 बन जाएगा 12.5 माइक्रोफेराड। 12.55 15 22, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 12.5 माइक्रोफेराड। इसको पलटाना पड़ता है भाई 1/CT को, इसको ध्यान रखना, कहीं इसको 8 को ही काट दो 100 से, पॉइंटों में आंसर निकालो, तो इसको पलटाने की आवश्यकता होती है। CT यानी कि टोटल कैपेसिटेंस बराबर 100/8 करना पड़ेगा हमें। अगला सवाल क्या है, एक कंडेंसर है वो धारा लेता है तो कंडेंसर का मान क्या है। वोल्टेज का मान दिया हुआ है 280 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एम्पेयर जो है 4.4 एम्पेयर है करंट का मान। तो देखिए ये सवाल कैसे सोल्व करना है। एक चीज का हमें पता है R बराबर V/I, तो आप सभी को पता है, लेकिन ये कौन से सर्किट की बात हो रही है, ये हो रही है
कैपेसिटर वाले सर्किट की बात, और कैपेसिटर वाले सर्किट के में हम आर की जगह जो है एक्स सी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्स सी का इस्तेमाल करते हैं। और इंडक्टर वाले सर्किट में हम एक्स एल का इस्तेमाल करते हैं आर की जगह। ये बातें मैंने जो है एसी थ्योरी वाली क्लास में आपको बताई हुई है। अब जो है हम क्या रखेंगे, आर की जगह हम मान रखेंगे एक्स सी का, एक्स सी का। और एक चीज का और पता है आपको, एक्स सी का मान क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी होता है। तो इस एक्स सी की जगह हमें ये मान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि इस सवाल में ना फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है और सी का मान हमें निकालना है। तो हमारे पास यही फॉर्मूले है, इन्हीं के साथ हम निकाल सकते हैं और कोई तरीका है नहीं इनको निकालने का। तो हम लगाएंगे 1/2 पाई एफ सी बराबर V/I, V/I। अब इसको पलटा लेंगे, क्योंकि हमें, चलो इसको पलटाने के बिना ऐसे ही हम मान रख देते हैं इनका। 1/2 गुणा बाई एफ पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22 लगा दिया और 7 जो है नीचे लगेगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। सी का मान इसने हमसे पूछा है। अब इसने वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है? वोल्टेज का मान दिया हुआ है 280 वोल्ट। आई का करंट का मान दिया हुआ है 4.4 एम्पियर। आप सभी का सवाल जो है आधा सोल्व हो चुका है, आधा क्या पूरा ही सोल्व हो गया, बस कैलकुलेशन करनी बाकी है। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, और 22 से काटेंगे 44 को 2 बार, और 2 से कटेगा 2। अब ऊपर क्या बच गया? सॉरी, इसको भी काट दो भाई, 7 से काट दो 2800 को, 700 का 28, 400 बन जाएगा। अब जो ये 50 है ये उधर जाके, ये 400 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी जो है इधर ऊपर चला जाएगा। कितना बन जाएगा? सी बराबर 1/500 के 20,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा। अब जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, सारे ऑप्शन जो है माइक्रो के अंदर दिए गए हैं, माइक्रो के अंदर। तो हम क्यों ना इस 20,000 के अंदर हम माइक्रो बनाने की कोशिश करें। माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻6। तो अब हमें ऊपर क्या है? -6 बनाना पड़ेगा। जब ये 4 जीरो ऊपर चली जाएंगी, -4 बनाएंगी, तो 2 जीरो और चाहिए। तो 2 जीरो हम नीचे लगा देंगे और 2 जीरो हम ऊपर लगा देंगे। तो नीचे कितना बन गया? 10⁻6 बन गया। अब 10⁻6 ऊपर जाकर माइनस में बन जाएंगी, जिसका मान होता है माइक्रो। तो कितना मान आ जाएगा इसका? देखिए, C = 100 माइक्रो/2। ये 2 तो बच गया यहाँ पर, 2 को 100 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 50 माइक्रो। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमें नजर आ रहा है 50 माइक्रो फैराड। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। देखो, एक बार ना फिर से आपको ये सवाल बताता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं ये। हमें पता है एक्स सी का मान क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी होता है, ये इतना सबको पता है। और R/V/I होता है। हमने कैपेसिटर सर्किट की बात करनी है, इसलिए हम R की जगह जो है एक्स सी का मान रख सकते हैं, एक्स सी लगाएंगे। क्योंकि ना इसके कैपेसिटर के अंदर ना रजिस्टेंस नहीं होता, उसके अंदर होता है रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसके अंदर होती है। तो बस अब एक्स सी, इस एक्स सी की जगह ये मान रख दीजिए 1/2 पाई एफ सी का। 1/2 पाई एफ सी = V/I। इतना सवाल आप सभी ने सोल्व कर लिया है। बस अब क्या करना है, आपको इनका मान रखना है 1/2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7। 7 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50। सी का मान हमसे इसने पूछा हुआ है। वोल्टेज का मान दिया हुआ है इसने सवाल में 280 वोल्ट। करंट का मान दिया हुआ है 4.4 एम्पेयर। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है जीरो लग जाएगी। अब 22 से काटेंगे 44 को 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 को कट जाएगा। अब 7 से जो है 2800 को काटेंगे 400 बार। अब जो ये 400 है इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सी जो है उधर चला जाएगा। कितना बनाएगा ये? देखो, सी = 500 के 20 यानी कि 1/20,000 बना देगा ये। अब हमने देखा ऑप्शन में सभी माइक्रो के अंदर है, तो हम इन 4 जीरो को हटाकर हम माइक्रो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 2 जीरो ऊपर बनाएंगे, तो ये बन जाएगी 10⁻6 और ऊपर जाकर ये माइक्रो बन जाएगा। तो 100/2 नीचे बच जाएगा और माइक्रो ऊपर चला जाएगा। 2 से काटेंगे 100 को 50 बार, तो 50 माइक्रो इसका निकल कर आएगा आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, पहले मैंने आपको कहा था। अगला सवाल क्या है?
उसी तरीके का सवाल है ये भी। 140 माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान क्या होगा। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, 1/2 पाई FC बराबर V/I। लेकिन आपको ना इसमें कैलकुलेशन आसान कर सकते हो इसको अलग तरीके से। कैसे देखोगे, अब की बार हमें निकालना है I बराबर V/R का मान। I का मान निकालना है ना, तब धारा का मान क्या होगा, एम्पेयर का मान पूछा है इन्होंने। और R की जगह हम क्या लगाते हैं, XC लगाते हैं। R की जगह क्या लगाते हैं, XC। I बराबर V/XC का मान क्या होता है, 1/2 पाई FC। 2 पाई FC जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपकी हो गई है कैलकुलेशन आसान। I बराबर वोल्टेज का मान दिया हुआ है 250, 2 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, सी का मान कितना दिया हुआ है 140 और माइक्रो है। इसको थोड़ा ना साइड करके लिख लेते हैं इधर, माइक्रो वो लिखेंगे 10⁻⁻6। अब आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ना ये माइनस की जो यहाँ पर दी हुई है ना, इनको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आपने ऑप्शन में देख लिया कोई भी मिली या फिर किलो या फिर माइक्रो के अंदर ऑप्शन नहीं है, तो इनको खत्म करने की कोशिश करो। तो 1 0 ये होगी, 2 0 और 3 0। तो 3 0 तो ये कट गई, तो ऊपर कितना बच जाएगा, ये बचेगा 10⁻⁻3 बच जाएगा। अब नीचे क्या बच गया, उनको गुणा कर दो 25 की, चलो इसको ना और करते हैं, 7 से काट दिया 2 को, 14 को 2 बार कट गया। अब यहाँ से 5 दूनी क्या बन गया, देखो इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 25 गुणा 2 गुणा 22 गुणा, इनको गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 गुणा 10⁻⁻3। इतना बच गया हमारे पास 25 दूनी 50 गुणा 22 10 गुणा 10⁻⁻3। अब कितनी जीरो बन गई हमारे पास, 1 0 ये होगी, 2 0। अब इन दोनों जीरो को भी काट दो इसके साथ, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻1। इस जीरो को भी काट दिया, इस जीरो को भी काट दिया। अब कितना बना हमारे पास, 22 पंजे 110 गुणा 10⁻⁻1। अब इस 10⁻⁻1 को काटते हैं इसके साथ, तो कितना बन जाएगा, 11 एम्पेयर बन जाएगा। क्योंकि इसने करंट का मान पूछा है, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, तो इसका बन जाएगा 11 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। जैसा जिस तरीके से हमने पिछला सवाल किया था ना, उसी तरीके से किया है ये भी सवाल, आप देख लेना। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके हमें बता देना। अगर आप दोबारा देखोगे ना इसको सवाल को, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने क्या है ये क्लास देख ली बस काम हो गया, नहीं, आपको जो है सवाल खुद करके देखने पड़ेंगे जब आपको करने आएंगे सवाल। अगला सवाल है, 50 हर्ट्ज की AC आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाती है तो प्रतिघात क्या हो जाएगा। प्रतिघात यानी कि XC क्या होगा, 1/2 पाई FC। अब इसने हमें क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया, पहले 50 हर्ट्ज था अब 100 हर्ट्ज हो गया, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो XC का मान घटेगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब फ्रीक्वेंसी का मान कितना बढ़ाया इसने, पहले 50 था अब 100 हो गया, यानी कि 2 गुना कर दिया, 50 की बजाय 100 कर दिया, यानी कि 2 गुनी कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो गई तो XC आधा हो जाएगा, ये भी बात है। पहले 10 ओम था, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5 ओम, यानी कि आधा हो जाएगा। अब ये तो बात हुई इसने 2 गुना करने की, यानी कि 50 सीधा 2 गुना कर दी। लेकिन ये 50 की 100 की जगह हम 80 भी तो कह सकता था कि 80 हर्ज कर दी, तो वो किस तरीके से हम निकालते वो देखते हैं। देखो ये तो ट्रिक थी आसानी से करने के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया तो XC का मान आधा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 गुने की बजाय अगर 80 हर्ज हमें बोल देता, फिर हम कैसे करते, वो करते XC1 इंटू F1, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू XC2 का मान इसने पूछा है और फ्रीक्वेंसी 2 का मान इसने दिया है। इस तरीके से हम सवाल निकालते, XC1 का मान दिया हुआ है 10 ओम गुणा फ्रीक्वेंसी 1 का मान है 50 हर्ज, XC2 का मान हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी 2 का मान इसने 100 हर्ज दिया हुआ है। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 5 बार, तो XC2 का मान कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। 5 ओम का है, ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आ रहा है 5 ओम। उम्मीद आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, 50 माइक्रो फैरेड धारिता के एक संधारित्र को
200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा को बताइए। देखो भाई, संचित ऊर्जा यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 1/2 CV², ये बताया था। सी का मान भी दिया हुआ है, वी का मान भी दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। 1/2, सी का मान कितना है 50 माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। वोल्टेज का मान दिया हुआ है 200 गुणा 200, क्योंकि V² है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या है, आपको ये -6 को खत्म करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो कट गई। अब बच गया यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, 10⁻⁻1 बच गई। इस 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक ये 5 बच गया और एक ये 2 बच गया। 5 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻1, 5 दूनी कितना हो गया 10 गुणा 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 से 10 कटेगा तो कितना बच गया, 1 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 जूल। ना 100 मिली जूल है, ना 10 मिली जूल, ना जूल। ठीक है, कितना बन गया, 1 जूल। सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, 3 संधारित्रों की धारिता अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टता अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्रों में ऊर्जा भंडारण अनुपात कितना है। देखिए, आज की क्लास का जो है लास्ट सवाल ये रहने वाला है। इसके अंदर ऊर्जा भंडारण का पता लगाना है। 1/2 CV² होता है, E बराबर 1/2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अनुपात दिया गया है और 1/2 हर एक के साथ कट जाएगा। तो अब C का मान कितना दिया हुआ, पहले में 1 दिया हुआ है, 1। V का मान कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम करेंगे अनुपात में। अब दूसरे में C का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। V का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर तीसरे में 3 दी हुई है धारिता और वोल्टेज दी हुई है 1 का स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4 करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 एकम 3। 9:8:3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 9:8:3। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो इतना ही करते हैं। हमारा जो है अब कैपेसिटर वाला चैप्टर खत्म हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने कैपेसिटर में देख लिए। जितने भी न्यूमेरिकल संभावित थे इस चैप्टर से बनने, वो भी हमने देख लिए हैं, क्योंकि हमने C = Q/V वाले फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन कर लिए हैं, E = 1/2 CV² पर भी कर लिए हैं, और C = ε/A/d पर भी हमने सवाल कर लिए हैं। और भी जितने कोई इंपॉर्टेंट सवाल थे, जैसे सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर हम कैसे जोड़ते हैं, टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो सवाल भी हमने देख लिए। सभी न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। अब अगर आपके पास इस तरीके के कोई न्यूमेरिकल आते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्लास समझ नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना, फिर आपको जो है समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।